हुआ स्टार्ट? ये एक्ट पूरा हुआ था क्या अभी? हाँ, ठीक है, चलो। एंड द लास्ट एक्ट केम, जब किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, भाई जिसके थ्रू चाहे बात कर लो, इंडिया का पार्टीशन होना या इंडिया का इंडिपेंडेंस होना, सब जो दिया गया था, कहा दिया गया था? इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, राइट? तो फाइनली ब्रिटेन में कौन आया? पीएम क्लीमेंट इटली, रिमेंबर? जो इससे थे पहले कौन? विंस्टन चर्चिल, नाम सुना है? ठीक है, तो भाई उनके लिए इंडियंस वर नॉट ह्यूमंस, राइट? लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हटते हैं पावर से, लिबर पार्टी आती है, उनके पीएम बनते हैं कौन? क्लीमेंट एटली, राइट? एंड ही अनाउंस क्या? इंडिया का इंडिपेंडेंस। लेकिन स्टार्टिंग में डेट क्या थी? जून 30, 1948। तब से जिन्ना भाई को थोड़ा जोश आ गया एंड ही लॉन्च्ड डायरेक्ट एक्शन, ठीक है? तो जब बढ़ गए वायलेंस ज्यादा, इसीलिए फटाक से भाई क्या हुआ? छोड़ दिया गया इंडिपेंडेंस करके हमारा, कि भाई इनको हटाओ फटाक से, ठीक है? अब डिमांड जो थी किसकी हमारे इंडिया में? पार्टीशन। रिमेंबर, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे इंडिया में आए थे कमीशन, सुना होगा, क्रिप्स मिशन, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर, राइट? इन सारे मिशंस, इन सारे कमिटीज ने पार्टीशन का आइडिया कर दिया रिजेक्ट। क्या कर दिया? रिजेक्ट। बात ही नहीं किया अबाउट द पार्टीशन। इवन जो बाद में इंडिया में आया कैबिनेट मिशन, उसने बात नहीं की। तो गुस्से में कौन आ गया? जिन्ना। ही लॉन्च्ड व्हाट? डायरेक्ट एक्शन डे। अगर प्यार से नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वायलेंस। एंड आफ्टर दैट वायलेंस ओनली, भाई माउंट बैटन ने अपना क्या दिया? एक प्लान, डिवाइड, कि इंडिया के वो पार्ट्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं, दे विल गो टू द पाकिस्तान एंड रिमेनिंग विल व्हाट? इंडिया। तो जब ये क्लियर हो गया कि आखिरकार क्या होगा फ्यूचर, जब पार्टीशन पे स्टेट में अपना क्लियर हुआ, तो फिर क्या आया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है? अब देखो, बहुत बार सवाल किस पे आता है? ऑन इवेंट्स, कौन सा इवेंट पहले हुआ, राइट? सो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का किसका स्टेटमेंट? एटली का पहले आया, फिर माउंट बैटन प्लान उसके बाद में, और उसके बाद में एट द एंड क्या आया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? पहले ये बोला गया कि नाउ इंडिया इज गोइंग टू बिकम व्हाट? अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट। अब इंडिया की पॉलिटी कैसी होगी ये नहीं बताया गया। वो कहां छोड़ा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, कि वेदर इंडिया वांटेड टू बी अ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट रिजीम, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। सवाल यह आता है कि भाई इस एक्ट में टर्म्स कौन से मेंशन थे? ओनली 2, सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट। हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक बने, ये हम बने सोशलिस्ट, नथिंग वाज मेंशन्ड, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच वाज डिसाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? तो 1947 से लेकर 1950 के अर्लियर तक इंडिया वाज ओनली हैविंग 2 नेचर, सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट। सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कब बने हम? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हो गया पूरा, ठीक है? तो ये डेट्स के रिगार्डिंग भी याद रखना, नेचर चेंज हुआ है हमारा वहां पे, राइट? साथ साथ अब भाई जब वॉइस रॉय ही नहीं बचा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस का रेलेवेंस बचता है क्या यहां पे? नहीं। और हुआ क्या कि तो थोड़े बहुत मैटर्स थे भाई, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है, तो क्या किया गया? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फंक्शन थे वो किसको दे दिए गए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ कॉमनवेल्थ। व्हाट इज कॉमनवेल्थ? हाँ, कॉमनवेल्थ ग्रुप क्या है? ग्रुप भी है, वो गेम ऑर्गेनाइज करवाता है। नॉट ऑल, ठीक है? रिमेंबर, कॉमनवेल्थ नॉर्मली वो कंट्रीज होती हैं, नॉर्मली, नॉट कंप्लीटली, ठीक है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया रूल किसका था पहले? ब्रिटिशर्स का, ठीक है? तो वो कॉमनवेल्थ का जो एक पूरा ग्रुप बनाया गया, बिकॉज इस टाइम पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में क्या स्टार्ट हो गया था? डीकॉलोनाइजेशन, ठीक है? तो इसीलिए इंडिया कंट्रोल भी कहां दे दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ, राइट? फॉर दैट टेम्पररी टाइम बीइंग। और अल्टीमेटली यहीं पे क्या लिखा हुआ था अबाउट इंडियाज पार्टीशन?
along with the fate of the princely states, उनको दे दिया गया ऑप्शन, either join India, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये चॉइस का मतलब ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आज तक आपकी गारंटी ली हुई थी सिक्योर करने की, सेफ करने की, आज ये वहां से होती है ओवर। ठीक है, तो जैसे ही ओवर किया तो प्रिंसली स्टेट समझ में आया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है रहना अकेले। हालांकि स्टार्टिंग में एफर्ट लिया किसने, द नवाब ऑफ भोपाल, ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद ऑल महाराजास कि लेट्स कम एंड फॉर्म दी सेपरेट कंट्री, बट कुछ बन नहीं पाया वहां ओपिनियन, फाइनली सब कुछ इंडिया में आना ही पड़ा। तो ये सारा था किसका फीचर्स, एक्ट ऑफ 1947। और रिमेंबर इसी एक्ट ने एक और बात बोली कि जो क्या बनने वाला है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके पास पावर होगी कि इफ दे वांट दे कैन एंड ऑल द प्रीवियस एक्ट्स, दे कैन एंड ऑल द प्रीवियस एक्ट जो अप्लाई किया था किसने, इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने। यहां तक कि ये बोला कि इवन दिस असेंबली कैन एबोलिश इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑल्सो, राइट। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी थी जिसने अपने अकॉर्डिंग लिया है डिसीजन, राइट। तो ये सारी बातें यहां तक होती हैं क्लियर, ठीक है। और अपना जो एक पोर्शन था कि किस तरीके से हमने अपना जो एक पास था, ठीक है, लीगल पास स्पेशल, यहां पे हम इवॉल्व होते हुए यहां तक पहुंचे, ये वाला पार्ट यहां पे होता है ओवर, राइट। नाउ अब आते हैं कि जब बात होनी ही है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसकी बात करते हैं आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ और इनकी प्रोसीडिंग्स कैसे बनती हैं आगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो आता है फर्स्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डू यू थिंक, सडनली कैबिनेट मिशन आया और हमको दिया प्रपोजल की मेक, हम बना दिया? नहीं, ये डिमांड थी कहां से, फ्रॉम साइड ऑफ इंडियंस। और डिमांड शुरुआत कब से हुई, फ्रॉम 1922, महात्मा गांधी, ठीक है, जब उन्होंने किसकी बात की, इंडियंस के सेल्फ रूल की बात की, सिर्फ सेल्फ रूल। लेकिन पहली बार एज अ एक्सपेरिमेंटेशन ये काम किया किसने, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। जब इंडिया में आया था साइमन कमीशन, ठीक है, रिमेंबर हमने क्या बात की, उसमें 7 मेंबर्स कौन थे, यूरोपियंस, ठीक है। वो एक सिग्नल था ये शो करने के लिए कि इंडियंस डज नॉट हैव एबिलिटी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, टू रोल ओवर देमसेल्फ, ठीक है। तो उसको ही काउंटर करने के लिए एक नेहरू कमीशन बनाया गया, नेहरू कमीशन या नेहरू कमेटी बोल लो, और उसके हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू। एंड इन्होंने एक ड्राफ्ट किसका बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। सो इट वाज एन फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एन इंडियन, ठीक है, खुद का संविधान बनाने की। बट दिक्कत क्या थी, इट वाज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। लेकिन पूरे इंडिया का बनाना है तो पूरे इंडिया के लोग भी चाहिए वहां पे, राइट। तो इंडियंस की खुद की क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उसकी डिमांड जो रेस करने वाले पहले पर्सन होंगे वो कौन होंगे, एम एन रॉय। कौन, एम एन रॉय, ठीक है, जिन्होंने ये डिमांड रेस की थी इन द ईयर 1934 कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, राइट। कि जहां पे पूरे इंडिया से इलेक्ट कौन होकर आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो बनाएंगे इस देश का नया संविधान, राइट। और एम एन रॉय के इसी बात को 1935 में कांग्रेस ने भी क्या कर लिया, ऑफिशियली एक्सेप्ट, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है, देखो प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड वॉर ये लोग कर तो रहे थे, ब्रिटेन एंड एवरीवन, बट दे वर डिपेंडेंट किसके ऊपर, ऑन इंडिया। भाई इंडिया से थे मैक्सिमम सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब 1939 में जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, दिक्कत क्या होती है पता है, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी अक्रॉस द स्टेट्स, रिजाइंड, दे डिड व्हाट, रिजाइंड, क्या बोल के कि वॉर में जाने से पहले और इंडियन सोल्जर्स को वहां भेजने से पहले हमसे पूछा एक बार भी आपने, नहीं, तुम रिजाइन कर रहे हैं। अब डर किसको लगा पता है, ब्रिटिशर्स को, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडियन जो सोल्जर्स है डिनाई कर दें वो कि हम फ्रंट पे लड़ने वाले नहीं है। तो दे स्टार्टेड अपीजिंग किसको, कांग्रेस को। अपीज कैसे किया, एक के बाद एक कुछ ऑफर्स देके कि अभी सपोर्ट कर दो, ठीक है,
आफ्टर द वॉर आपको ये चीजें मिल जाएंगी इन द इंसेंटिव्स, ठीक है। अब उसमें एक सपोर्ट जो दिया ऑफर वाला वो कौन कौन सा था? नंबर 1 ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। 1942 कौन सा था मिशन आपका? क्रिप्स मिशन। एंड देन 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। रिमेंबर स्टार्टिंग के दोनों ही ऑफर्स हमने कर दिए रिजेक्ट। क्यों? बिकॉज में ये बोला हुआ था कि आफ्टर द वॉर हम क्या देंगे आपको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने बोला कि नहीं, आफ्टर द वॉर तुम बात से मुकर गए अपने, तो हमें अभी के भी चाहिए। दूसरा, दे बोथ वर ऑफरिंग अस व्हाट? डोमिनियन स्टेटस। मतलब ये कि इंडिया की हेड क्वीन रहेगी और जो कौन होंगे यहां के मिनिस्टर्स वो इंडियंस होंगे। हमने कहा नहीं, हमें क्या चाहिए? पूरी सोवरेनिटी, ठीक है। लेकिन ये जब दोनों की बात आई, किसकी? क्रिप्स मिशन हो या फिर ऑगस्ट ऑफर, रिजेक्ट हमने भी किया। इवन मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड इट। व्हाई? बिकॉज इन दोनों ने बात की नहीं, किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है। देखो 1940 में ही पाकिस्तान का डिमांड रख दिया गया था, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। 1940 वॉज द टाइमिंग, ठीक है, जहां पे डिमांड रखते हैं कि हमें क्या चाहिए? अलग कंट्री। कौन सा? पाकिस्तान। तो इसके बाद जो भी ऑफर्स आएंगे या जो भी ब्रिटेन से मिशंस आएंगे और जिसने बोला कि नहीं सिर्फ एक इंडिया होगा, दे ऑल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। इनका तो बहुत क्लियर मामला था, बट कांग्रेस का अपना स्टैंड था कि क्यों अपोज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो किसकी बात कर रहे हो आप? पोस्ट वॉर प्रोमिसेस नहीं चाहिए। दूसरा, वी डू नॉट वांट कौन सा स्टेटस? डोमिनियन। वी वांट अ सॉवरेन कंट्री का प्रॉमिस फ्रॉम यू, ठीक है। फाइनली जब वॉर खत्म होता है तो इंडिया में क्या भेजा गया? 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। ना सवाल ये उठता है, जब वॉर खत्म ही हो गया तो अब क्यों भेजा इन लोगों ने? देखो दिक्कत ये थी कि जो मेन बेडरॉक था ब्रिटेन का, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इसमें ही रिवोल्ट हो चुका था। आजाद हिंद फौज मेड अप ऑफ द एक्स सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। एक इवेंट पढ़ोगे, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ठीक है। इवन रॉयल एयरफोर्स के अंदर भी स्टार्ट क्या हो गई थी? म्यूटिनी। तो पॉसिबल था ही नहीं इनका यहां पे क्या? सर्वाइवल। तो इनको ना अपना एक इमेज सेविंग एग्जिट यहां चाहिए था। किस फॉर्म में आया? कैबिनेट मिशन प्लान के फॉर्म में आया, ठीक है। तो इसका जो होगा रिक्वेस्ट या जो इसकी जो होगी रिकमेंडेशन, उसको हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखो इसका दो मेन था रिकमेंडेशन। नंबर 1 एक था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियंस, नंबर 1। नंबर 2 द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब ये कि भाई इंडियंस के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू रन अ गवर्नमेंट। तो होगा क्या? इंडिपेंडेंस के पहले 1 साल हम इनको ट्रेन करेंगे। मतलब जितने भी इंडियंस हैं उनको देंगे क्या? पोजीशन ऑफ मिनिस्ट्री वाली, बट हेड कौन रहेगा? वॉइसरॉय ही रहेगा। और तब तक ये ट्रेंड हो जाएंगे बिफोर गेटिंग रियल पावर्स, राइट? दैट इज कॉल्ड योर इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दोनों की बात लेकर कौन आया था? कैबिनेट मिशन। और अगेन ये पूरा काम कैसे होगा उसका भी डिटेल लेकर आया था। हमें कहां करना है फोकस? ऑन दिस पार्ट। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कैसे बनेंगी असेंबली। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क वहां क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखो जब ये आया रिपोर्ट, ठीक है, जब आपकी मिशन आती है इंडिया में, भाई इनकी जो कुछ बातें थी हमने मानी भी। और अगेन जो भी इस प्लान का था हमने उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनाया? अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि ठीक है यार, लोग चुन के आएंगे कहां से? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, सो दैट कल को जो स्टेट्स है वो ये ना बोले कि संविधान बनने के टाइम पे हमारे लोग वहां प्रेजेंट नहीं थे। इसलिए सबका होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। बट दिक्कत यह था इन दैट टाइम 1946 जिन्ना वायलेंस, ठीक है। तो क्या पूरे इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन कराना पॉसिबल था क्या? नहीं। दूसरा, अगर ये चुनाव हो भी जाते तो भाई वोटर्स थे कितने हमारे यहां पे? सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का
10%। तो ये बोला कि इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स गो फॉर व्हाट, लेट्स गो फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, एक तो ये बात बनी वहां पे। सेकंड सवाल ये आया कि कितनी सीट्स होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इन द स्टेट्स और इन द प्रोविंसेस। तो क्राइटेरिया वही डिसाइड हुआ कि लेट्स एलोकेट द सीट्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, जो आज भी हम फॉलो करते हैं फॉर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ऑल्सो। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट किया गया। अब ये बात उठी कि भाई चलो ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होंगी, सीट्स डिवाइड होंगी। लेट से अपने थे 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है, किसी को 50 सीट मिली, किसी को 60 सीट मिली, किसी को 10 मिली, किसी को 20 मिली। ठीक है, टोटल मिला के ये मान लो जिस टाइम पे हमारा कंट्री का संविधान लागू हुआ उस टाइम पे कितनी सीट थी टोटल इंडिया में, 299। एक्चुअल में 3 तो 389 इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन जब दोनों अलग हो गए तो कितनी अपने पास सीट बची यहां पे, सिर्फ 299। ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, अब बात आई कि चुनाव कैसे होने वाले थे, इनडायरेक्टली। बट भाई अगर चुनाव है तो कोई तो वोट करेगा ना, इफ नॉट द पीपल देन कोई तो होगा वहां वोट करने वाला। वोट कौन करेंगे, याद है हमने बात की थी, जो भी अपनी क्या थी, प्रोविंसेस की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और उसके अंदर बैठने वाले एमएलएज। कौन, एमएलएज। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉम्बे जो उस टाइम का प्रोविंस को फॉर एग्जाम्पल अलॉट कितनी सीट्स हुई थी, 40 सीट्स, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो 40 मेंबर्स कौन होंगे, कौन करे डिसाइड, ये बॉम्बे की जो असेंबली थी उसके मेंबर्स मतलब बॉम्बे के एमएलएज विल डिसाइड कि कौन कहां बैठेगा जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे के बिहाफ पे। ऐसे हर प्रोविंसेस को सीट्स एलोकेट की गई और वहां के एमएलएज ने ही वोट किया। समझ में आया? और इस तरीके से हमारा क्या बना, 299 मेंबर्स के स्ट्रेंथ वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर यहां पे था क्या रिजर्वेशन, नहीं, यहां था सेपरेट इलेक्टोरेट। यहां क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में 3 कैटेगरी थी, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स। एज भाई इनकी डिमांड थी ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की, सिख का भी डिमांड था रिमेंबर, बट दिक्कत था कि आधा तो पंजाब चला गया कहां पे, पाकिस्तान के अंदर, राइट। तो सिखों के लिए अब वो आइडिया बचा ही नहीं फिजिबल, कौन सा वाला, इंडिपेंडेंस वाला। तो बोला कि लेट्स गो विद द इंडिया इटसेल्फ। लेकिन अगेन भाई अगर उनको भी रखना है तो उनका भी अपना क्या होना चाहिए, सब्सटैंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए इन तीनों के नाम से क्या थे, सेपरेट इलेक्टोरेट। एग्जाम्पल, अब भाई इन बॉम्बे कितनी सीट मिली हमको, 40। अब ये मानते इसमें 10 सीट्स थी फॉर मुस्लिम्स, कितनी सीट्स, 10 सीट्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इन 10 सीट्स पे वोटिंग भी कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम एमएलए। सिर्फ कौन करेगा वोट, मुस्लिम एमएलए। समझ में आया? और सिखों के लिए सेपरेट जो था इलेक्टोरेट, वो सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल था, पंजाब की असेंबली में, नॉट ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज सिख थे का मेजोरिटी में, पंजाब। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा डिवाइड कर दिया अच्छे से। ठीक है, सीट्स एलोकेट हो गई, इलेक्शंस हो गए, और फिर लोग इलेक्ट कहां होके पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। रिमेंबर स्टार्टिंग में जो लोग आज पाकिस्तान का पार्ट हैं, दे वर पार्ट ऑफ दिस असेंबली स्टार्टिंग में, बाद में दे लेफ्ट। इवन याद है इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, जो कहा था कि भाई थोड़ा बहुत होना चाहिए इंडियंस को भी एक्सपीरियंस, इसके अंदर मुस्लिम लीग का ही बंदा था फाइनेंस मिनिस्टर, लियाकत अली खान। ठीक है, वो तो जब बाद में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं बन पाया विद जिन्ना, विद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो फिर ये लोग पूरा अलग हो गए, इंटरिम गवर्नमेंट से भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी। समझ में आया?
तो इस टाइप से कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है, ठीक है, और उसने ये सारी चीजें हमको अरेंज करवा के दी, ठीक है। तो भाई चलो भाई सब इकट्ठा हो भी गए वहां पे। अब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है 1946, ठीक है। अब पहली मीटिंग हो गई आफ्टर इलेक्शंस, चुनाव कैसे हुए जस्ट वी सॉ, ठीक है, कि भाई सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई कहां पे, स्टेट वाइज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। वोट कैसे हुआ, इनडायरेक्टली वोटेड बाय सिटिंग एमएलएस, ठीक है। और सब चुनाव के बाद जो पहली मीटिंग कब कंडक्ट होती है, 9 दिसंबर को। नो रिमेंबर, पार्लियामेंट में एक होता है कन्वेंशन, पता है, वो जो बैठा बंदा बन के स्पीकर वहां पे, ठीक है। स्पीकर हमेशा कौन होता है, जिसको इलेक्ट करते हैं, मतलब एमपीज ही इलेक्ट करते हैं अपने में से किसी एक को एज अ स्पीकर। बट ये बताओ ना, जब पहला ही मीटिंग हो रहा है, चुनाव हुआ ही नहीं है, तो क्या वहां पे स्पीकर कुछ बनना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसलिए यहां पर क्या किया गया, पहले बनाया गया, ठीक है, एक टेम्पररी प्रेसिडेंट, ओके, बस। ठीक है, क्या बनाया गया पहले, टेम्पररी प्रेसिडेंट, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों, बिकॉज ही वॉज वॉट, इवन राइट नाउ ऑल्सो जब भी नई लोकसभा चुन के आती है उसमें होता है प्रोटेम स्पीकर, वही सिस्टम है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होता है, एक्चुअल में ये फ्रेंच सिस्टम है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होगा, क्या बनाएंगे उसको हम हेड, ठीक है। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसको बनाया गया हेड, इनको, सिर्फ 2 दिनों के लिए, ताकि नया जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव हो सके शांति से, ठीक है। तो जब इलेक्शंस हुए तो किसको इलेक्ट किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कौन बना वाइस प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एक तो ये याद रखना वहां पे। दूसरा, रिमेंबर 1947 से लेकर 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट दोनों एक ही थे, दोनों क्या थे, एक ही। जो असेंबली काम क्या था, टू मेक संविधान, और जब तक संविधान ना बने तो टेम्पररी लॉज कौन बनाएंगी, पार्लियामेंट। तो इट इज लाइक कि मॉर्निंग में आप बैठ रहे हो एज अ असेंबली, शाम को एज अ पार्लियामेंट, बस अप्रोच चेंज हो रहा है, मेंबर सेम है, ठीक है। एक तो अप्रोच चेंज होगा, दूसरा जो बंदा लीड कर रहा है पूरे हाउस को वो चेंज होंगे। सुबह कौन बैठेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब आप बैठोगे तो पार्लियामेंट तब कौन लीड करेगा, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, तब वो लीड उस टाइम पे करते थे। तो इस टाइप से इनका दोनों ही काम था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। चलो भाई मीटिंग हो भी गई, काम स्टार्ट कर भी दिया। अब एग्जैक्टली काम किया क्या क्या इन लोगों ने, भाई एक तो है क्या बनाया हमारा संविधान, वो है, उसके अलावा और क्या काम किए इन लोगों ने, सी क्या अडॉप्ट किया हमारा, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। होप सो डिफरेंस पता है यहां पे लोगों को एंथम और सॉन्ग के बीच में, है ना, पता है, हाँ भाई बता, एंथम क्या है और सॉन्ग, और दोनों लिखा किस किसने है, इतना भी फेमस हुए थे इन द विंटर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। इवन पीएम मोदी कॉल्ड हिम बंकिम दा, तो हुआ कि भाई दा उसको बोलते जो आप कंटेम्प्ररी हो, ठीक है, ये जा चुके हैं और इतने महान व्यक्ति आप उनको दा नहीं बोल सकते, तो आगे बंकिम जी, उनको पूरा नाम याद नहीं आ रहा था उनका कि नाम है क्या। तो ये सब कुछ कौन कर गया था एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक और चीज जो उसने एक्सेप्ट किया था वो क्या था, आर मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हो, इवन इंडिया का जो कौन था पहला, उनका भी इलेक्शन किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे काम किए हैं इन लोगों ने, और
ठीक है, इन कामों का मेन क्या है बताए, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ करके। ठीक है, तो सबसे पहला काम कौन सा हुआ है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना। ठीक है, फिर दूसरा जो काम हुआ था वो क्या था, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेना। ठीक है, और फिर कुछ काम एक साथ हो गए, दैट इज योर एंथम सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये तीन साथ में हुआ है, समझ में आया। लेकिन उससे पहले दो इवेंट्स हो चुके थे, तो ऑर्डरिंग के लिए सवाल आ सकते हैं कभी। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान हमेशा कि एक्चुअल में हम देखते जब भी डेट, ठीक है, कि पार्लियामेंट की जब भी हम बात करेंगे लाइक संविधान, ठीक है, तो संविधान बना कब, याद है, रेडी कब हुआ था बन के, 26 नवंबर 1949, बट अडॉप्ट कब हुआ प्रॉपरली, 26 जैन 1950 को अडॉप्ट हुआ। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो प्रोविजंस थे वो तो इमीडिएटली लागू हो गए थे, मतलब 26 नवंबर को ही, दैट इज दीज वर दोज प्रोविजंस, और बाकी सब कब लागू हुआ, 26 जैन 1950। लॉजिक क्या था भाई, 2 मंथ डिले क्यों किया, जब संविधान बन के तैयार था तो 26 नवंबर को लागू कर दिया होता, पूर्ण स्वराज दिवस। जब 1929 में हमने डिमांड की थी किसकी, पूर्ण स्वराज की, तो एक और चीज फिक्स किया था कि एवरी ईयर ऑन 26 जैन हम क्या मनाएंगे, स्वराज दिवस। तो उसकी ही मेमोरी में हमने क्या बोला कि काम करते कब करेंगे लागू इसको, 26 जनवरी को, आ भी रहा है। ठीक है, चलो अब ये जो काम किया इन लोगों ने, ठीक है, किसने, इस असेंबली यहां पे दिया हुआ है, कितने मेंबर्स थे, क्या थे, दैट यू कैन सी। ठीक है, अब सबसे मेन काम क्या था, अब इमेजिन करो 299 मेंबर्स है, और आपने बोला बताओ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होने चाहिए। इमेजिन करो 299 मेंबर्स, तो वॉइस भी कितने होंगे अलग अलग, 299। अब इनके बीच में कंसेंसस बना पाओगे, नहीं, इसलिए क्या किया गया भाई, कमिटीज बना दी गई असेंबली के अंदर ही। ठीक है, एक तो बनाएगी अलग अलग कमिटीज फर्स्ट, कि हर जो कमिटी को काम दिया गया, मतलब इन्हीं 299 जो मेंबर्स थे इनको कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया कि तुम 10 मस क्या देखो कि क्या होना चाहिए फ्यूचर में हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगले 15 मेंबर थे, उन्हें क्या काम दिया गया, स्टेट्स को क्या पावर दी जाएंगी। तो इस टाइप से सारी जो कमिटीज थी वो डिवाइड कर दी गई। ठीक है, और फिर सारी जो कमिटीज अपनी रिपोर्ट कहां करती प्रेजेंट, ड्राफ्टिंग कमिटी के पास। किसके पास, ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड और सारे मेंबर्स याद होने चाहिए, बाकी अदर कमिटीज में 5-6 याद हो अलोंग विद द चेयरपर्सन, दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये कमिटीज बना तो दी, लेकिन अगेन एग्जैक्टली कौन कौन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया। पहले डिफाइन कैसे किया गया कि जो हमारा फ्यूचर का इंडिया होगा उसका क्या होगा नेचर, और डिफाइन हुआ कैसे, बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सुना है नाम, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एनीवन, नो। हुआ यूं था कि भाई एग्जैक्टली ठीक है हम बनाएंगे संविधान, लेकिन हमारे कुछ तो ना कॉमन ग्राउंड्स, कि हाँ जो भी संविधान बनेगा उसमें ये वैल्यूज क्या होंगे, परमानेंटली होंगे ही होंगे। पहले उस पे तो हो कंसेंसस स्टैब्लिश, तब आप काम करोगे इन डिटेल में। तो व्हाट हुआ क्या वहां पे कि अल्टीमेटली पंडित नेहरू ने क्या लेकर आ गए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑन 13 दिसंबर 1946, राइट, और वो उन पे डिस्कशन हुए, सब कुछ हुआ, और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और उसी में जो गोल्स लिखे हुए थे आगे चल के पूरा संविधान उन्हीं गोल्स अकॉर्डिंग बनाया गया।
डन, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है सारे मेंबर्स के नाम, दैट यू कैन सी आराम से बैठ के कि कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग, ठीक है। अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला राव एंड टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। और पूरे असेंबली के एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, ठीक है। बी एन राव वॉज द एडवाइजर, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। बाकी सब कम्युनिटीज के लोग थे, वो देखा हम लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है। अब इवेंट पता है, जब असेंबली फॉर्म हुई तो क्रिटिसिज्म उसका भी हुआ, किसका? असेंबली का। क्या था भाई? नंबर 1, नॉट अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इट इज मेंबर इलेक्टेड बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोविजंस बने, क्या वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए थे क्या? नहीं। इमेजिन करो 78% मेंबर्स वर फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, बट एक्सेप्ट किया ना किसको? रिजर्वेशन को। अगर इनका होता कि नहीं हमको अपनी बात करनी है, तो आज जो हम एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में, क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट्स वो हो पाता वहां पे? नहीं। सेकंड क्या बोला हुआ है? टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेने लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन वही चीज है, एक्चुअल में ये बनाया गया विद कंसल्टेशन, इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज इम्पोज्ड। क्यों? पहला ड्राफ्ट रेडी हो गया था 6 महीने के अंदर। संविधान के 2 ड्राफ्ट रखे गए हैं पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, चेंजेस सजेस्ट किए गए, उस पर डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुआ, तब इंप्लीमेंट हुआ। अदरवाइज वो तो रेडी था 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन भाई हमें उसको ऐसे अप्लाई करना था ताकि लोगों में क्या रहे, उसकी एक्सेप्टेंस, राइट। दैट्स व्हाई इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड क्या था? लेड बाय कांग्रेस, आज कहीं है ही नहीं, ठीक है। कल के रिजल्ट आए चुनाव के, सिर्फ एक लातूर वाला उनके हिस्से गया, बाकी जगह पे है 35 जगह पे उनके कुछ बन रहे मेयर वगैरह, बट वो किसमें सब मिला के इन सपोर्ट, फुल उनका कॉन्फिडेंस कहां मिला उनको? लातूर में। उस टाइम पे किसकी सेम इमेज थी? कांग्रेस की। बट रिमेंबर, कांग्रेस की एक खासियत थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कांग्रेस वाज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइडियोलॉजीज, मल्टीपल आइडियोलॉजीज। राइट विंग वाला बंदा भी कहां बैठा हुआ है? कांग्रेस में। लेफ्ट विंग वाला कहां बैठा हुआ है? कांग्रेस में। तो कांग्रेस पहले ऐसा ग्रुप था, ठीक है। एक्चुअल में एक हुआ था कांग्रेस का सेशन 1955, अवार्डी सेशन। कौन सा? अवार्डी सेशन, जिसमें कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया वी आर सोशलिस्ट, बस। फिर वहीं से इवन इफ यू सी मशरूमिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टार्ट हुआ, वो 50s के बाद हुआ इंडिया में। समझ में आया? वो इसी कारण था बिकॉज कांग्रेस ने डोर्स क्लोज कर लिए अपने फॉर अदर आइडियोलॉजीज के लिए, ठीक है। तो इवन इफ यू से इट वाज कांग्रेस का डोमिनेशन, भाई सीधी सी बात है, कांग्रेस के अंदर भी क्या थी? मल्टीपल आइडियोलॉजीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम इट, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सीधी सी बात है भाई, क्या संविधान मतलब खाने का में है क्या? नहीं, राइट। और सी लॉयर्स रिक्वायरमेंट क्यों थी? लीगल क्लैरिटी। लाइक अगर जब पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, स्टार्टिंग कहां से हुआ है? स्टेट का डेफिनेशन, लॉ का डेफिनेशन। देखिए कल झगड़े ना हो कि गवर्नमेंट बोले हम तो स्टेट है ही नहीं, ठीक है। तो दैट क्लैरिटी इज विद whom? with the lawyers. And again, why politicians? Because they were leaders. अब कल को हम किसी को बना दे कंट्री का पीएम, लोग करेंगे एक्सेप्ट उसके रूल को? नहीं। तो वही अगर संविधान कोई ऐसे लोग बनाते जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, अपना लीडर मानता ही नहीं है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करता है इंडिया में? नहीं। तो दैट्स व्हाई इट वाज पॉलिटिशियन का डोमिनेशन। और एक और क्या बोला गया? डोमिनेटेड बाय हिंदूज। भाई जब थे ही मेजॉरिटी में तो डोमिनेट तो करेंगे। दूसरा, अगर इतना ही था डोमिनेशन तो आर्टिकल 30 होता नहीं, 25, 28 होता नहीं, बिकॉज दो देवर हिंदूज बट बाय आइडियोलॉजी देवर ब्रॉडर माइंडसेट के लोग, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है? सेक्युलरिज्म राइट नाउ इन आवर कंट्री। फिर आती है बात अदर कमिटीज की। देखो अदर कमिटीज में जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के ये 4, ठीक है।
दैट इज यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग, और उसके बाद ये जो लास्ट के तीन है, रूल ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी, सेम पर्सन है, एंड देन स्टेट्स कमेटी। बाकी इन पे बस एक बार नजर मारना, याद होने वाले नहीं है, ठीक है। और इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, इतना याद करके सवाल एक भी आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है। अगर एक आ गया तो छोड़ना ही कुछ ना कुछ, तो वही छोड़ के आ जाना। चलो, तो यहां पे दिया हुआ है फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, राइट, कि भाई संविधान होगा तो कंट्री के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज है, वो डिफाइंड होगा वहां पे, नंबर वन। साथ साथ भाई संविधान स्पेसिफाई करता है कंट्री के अंदर पावर किसके पास है, और ये पावर किसको दी गई है इंडिया में, पार्लियामेंट, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिवाइड किया हुआ है फंक्शन। सो ऑल दीज थिंग्स वी रेड इन द एनसीईआरटी, हो चुका है, ठीक है। एंड देन एक और आता है क्या फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, 2016 से। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 10 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बार के एग्जाम में आने का चांस भी ज्यादा है। पूछते हैं ना एग्जाम में स्कीम कब शुरुआत हुई, हमने प्रवासी भारतीय दिवस कब से स्टार्ट किया मनाना, ठीक है। सवाल फिर यहां पे पॉसिबल है किसके ऊपर, कि संविधान दिवस कब से मना रहे हैं हम सब, इट इज फ्रॉम दी 2016, ठीक है। इट वॉज अर्लियर नोन एज व्हाट, नेशनल लॉ डे। मोदी जी हैं, सब नाम ही चेंज करेंगे, ठीक है। वही वाला काम था कि मजा नहीं आ रहा है तो नाम चेंज, कहां पर आ गया अब लॉ डे, क्या बोलेंगे इसको हम, संविधान दिवस। चलो, डन इतना पार्ट, ठीक है। अब आते हैं ऑन दी सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। पूरे तो नहीं, जितना हो सके करेंगे आज उतना हम लोग। अब देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। सी मतलब एक जो लगता है बार बार एलिगेशन की संविधान हमारा क्या है, बोरोड, हाईली बोरोड, और है भी। क्यों बोरोड है भाई, हम लेट एंट्रेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रिटेन में पार्लियामेंट है 16th सेंचुरी से, फ्रांस में है 18th सेंचुरी से, और हम कब जा रहे हैं वहां बनने, 1947 के बाद, मतलब आधा 20th सेंचुरी बीत गया उसके बाद, राइट। तो हम क्या नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं। दूसरा, इवन जो ये कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इवन यहां पर भी डेमोक्रेसी एक बार में नहीं आई थी और ना स्टेबल आई थी। इनके यहां भी क्या हुए, एवोल्यूशन हुए, सोसाइटी टर्मोइल से गुजरी वहां काफी ज्यादा, तब कहीं जाके वो उस लेवल पे पहुंचे, अब मैच्योर डेमोक्रेसी। तो हम क्यों एक्सपेरिमेंट करें भाई, जब हमें ऑलरेडी चीजें मिल रही हैं, लेसन्स लर्न बाय अदर्स एंड देन दे मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने भी क्या किया, उनको अडॉप्ट किया, और क्या सीधा कॉपी पेस्ट किया क्या, नहीं, वी मॉडिफाइड दोस थिंग्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इवन सी ना, हमने किसी एक जगह से नहीं लिया, हमने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से लिया फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आया। लेट्स एग्जांपल लेते हैं इसका सबसे बेस्ट, द फ्रेंच वन। देखो फ्रांस ही पूरे वर्ल्ड में रहा इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक अलग बनाया, किसका मॉडल, सेकुलरिज्म का, ठीक है। हाउ द वेस्टर्न मॉडल एंड हाउ द इंडियन मॉडल इज डिफरेंट, सेकुलरिज्म का नहीं, वो वाला नहीं, प्रॉपर एक बार में सेंटेंस में खत्म करो उसको, ठीक है। वो वेस्ट में है, बस खत्म, इतना ही बोलने का, राइट। वो आंसर राइटिंग में स्टार्ट करने का, ठीक है। अब देखो फिलहाल अब इसको यहीं तक रखते हैं। तुम्हारा टास्क क्या होगा, टू रीड टिल हियर, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग 1773 टू टिल हियर, पहला टास्क। सेकेंड टास्क ये है कि जो भी एनसीईआरटी के लेक्चर्स हुए हैं, किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, इस हफ्ते में सब कवर करना है, उसकी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, डोंट वरी।
राइट? सब के सब चाहिए, लेकिन कौन से? पार्ट 2 एनसीईआरटी ओनली। जो पॉलिटिकल थ्योरीज है उसको स्किप कर दो अभी के लिए फिलहाल, सेकेंड एनसीईआरटी वाला पार्ट, और ये 10 पेजेस इसकी रीडिंग और वो सारे वीडियोस देख के आना है अगले लेक्चर में, अदरवाइज आपका बैठना बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है? अगर सिर्फ अपने आप को दिलार तसल्ली की हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मत करो, और कर रहे हो ढंग से करना है। ओके, चलो।